नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। कोरोना की तीसरी लहर की रफ्तार भारत में अब थमती जा रही है। आज लगातार तीसरे दिन कोरोना के नए मामले 50,000 से भी कम दर्ज किए गए। प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में गन्ना उत्पादक 9 जिलों की 55 सीटों पर सोमवार को 64.42% मतदान हुआ। पंजाब विधानसभा चुनाव में पहली बार 73 सीटों पर चुनाव लड़ रही भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय नेताओं की रैलियों का आयोजन कर बठिंडा के मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रही है। दूसरे चरण के चुनाव के बाद अब मैनपुरी के सियासी संग्राम में दिग्गज नेताओं की एंट्री हो गई है। बहुचर्चित चारा घोटाला में झारखंड के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी पर आज फैसला आ सकता है। कोरोना की तीसरी लहर की रफ्तार अब भारत में थमती जा रही है। आज लगातार तीसरे दिन कोरोना के नए मामले 50,000 से भी कम दर्ज किए गए। देश में पिछले 24 घंटे में 27,409 नए कोरोना मामले आए और 347 लोगों की इस दौरान मौत भी हो गई है, जबकि इससे एक दिन पहले कोरोना के 34,113 नए मामले सामने आए थे और 346 लोगों की जान गई थी। अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 82,000 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि 55,000 एक्टिव केस जो हैं वो कम हो गए हैं। दिल्ली में सोमवार को बीते 24 घंटे में कोरोना के 586 नए मामले सामने आए, जबकि 4 लोगों की इस दौरान मौत भी हुई है। कोरोना पॉजिटिविटी रेट की अगर बात करें तो यह 1.37% पर है और सक्रिय मामलों की संख्या भी अब घटकर 3,416 हो गई है। कोरोना का रिकवरी रेट जो है वो 98.40% है। कोरोना पॉजिटिविटी रेट की अगर बात करें तो ये 0.18% इस पर जो है इस वक्त बना हुआ है, जबकि डेथ रेट जो है वो 1.41% है। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 4,26,92,000 लोग संक्रमित हुए हैं और इनमें से 5,09,358 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 4,17,60,000 लोग ठीक हुए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या जो है वो 5 लाख से कम है। कुल 4,23,127 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 14 फरवरी 2022 तक देश भर में 173 करोड़ कोरोना वैक्सीन के डोज जो थे वो लोगों को दिए गए। बीते दिन 44.68 लाख टीके लोगों को लगाए गए हैं। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक 75.30 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 12.29 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए थे। देश में कोरोना से मृत्यु दर जो है वो 1.19% है, जबकि रिकवरी रेट जो है वो 97.68% पर बना हुआ है। एक्टिव केस 1.12% है। कोरोना एक्टिव मामले केस जो है वो दुनिया में भारत अब 24वें स्थान पर है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है, जबकि अमेरिका ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में ही हुई है। प्रदेश विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण में गन्ना उत्पादक 9 जिलों की 55 सीटों पर सोमवार को 64.42% मतदान हुआ है और मतदाताओं ने पिछले चुनाव के मुकाबले 586 उम्मीदवारों को इस बार मतदान की कम मिठास चखाई है। पिछली बार 65.53% मतदान हुआ था और इस बार सबसे अधिक 72.2% अमरोहा जिले में, जबकि दूसरे सबसे कम 59.24% बदायूं जिले में मतदान हुआ है। आपको बता दें कि सहारनपुर में भाजपा ने बुर्का नशीब महिलाओं के फर्जी मतदान की शिकायत की, पर शिकायत सही नहीं पाई गई। अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी ब्रह्मदेव राम तिवारी ने बताया है कि करीब हर जिले में कुछ बूथों पर ईवीएम में खराबी की भी शिकायतें दर्ज की गई, लेकिन उन्हें बदल दिया गया। कुछ जगहों से राजनीतिक दलों के समर्थकों में हल्की झड़प की भी जो बात है वो सामने आई है। सहारनपुर में सपा ने आरोप लगाया है कि एक व्यक्ति का वोट गलत तरीके से भाजपा को दर्ज हो गया है। तिवारी ने बताया कि शिकायत की जांच के बाद इसे गलत पाया गया। बुर्का नशीब महिलाओं के मामले में भी प्रशासन ने रिपोर्ट मांगी है। चुनाव के दौरान कई बूथों पर मशीन खराब होने की शिकायतें लगातार आयोग को मिलती रही। मशीन खराब होने की वजह से काफी देर तक कुछ जगहों पर मतदान भी प्रभावित रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि मतदान शुरू होने से पहले की गई मॉक पोलिंग में 301 कंट्रोल यूनिट, 199 बैलेट यूनिट और 241
पैड जो है वो खराब निकले हैं, जिन्हें तत्काल बदल दिया गया। वहीं मतदान के दौरान 95 स्थानों पर बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट बदलनी पड़ी है, जबकि 362 स्थानों पर पीवी पैड को बदलना पड़ा। पंजाब विधानसभा चुनाव में पहली बार 73 सीटों पर चुनाव लड़ रही भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय नेताओं की रैलियों का आयोजन कर भटिंडा के 6 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रही है। 15 फरवरी को देश के गृह मंत्री अमित शाह को भटिंडा पहुंचना था, किसी कारण की वजह से उनकी रैली को रद्द कर दिया गया। अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जिले के पौड़ मंडी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा पंजाब लोक कांग्रेस के गठबंधन प्रत्याशी दयाल दास सोडी के हक में रैली करने जा रहे हैं। वहीं स्मृति ईरानी भी जिले में रैली करेंगी। आपको बता दें कि भाजपा से जुड़े अति विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि 15 फरवरी को पहले भटिंडा में अमित शाह की रैली थी, लेकिन भाजपा ने उसे रद्द कर दिया। अब जेपी नड्डा 15 फरवरी यानी कि आज पौड़ मंडी में रैली करेंगे। वहीं जिले की 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे भाजपा और पंजाब लोक कांग्रेस के प्रत्याशियों व प्रदेश में भाजपा नेताओं के साथ एक अहम बैठक भी होगी। भाजपा से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि 16 या 17 फरवरी को स्मृति ईरानी जिले में चुनाव प्रचार करने के लिए भी पहुंच रही है। जिले के भाजपा नेताओं ने पौड़ मंडी में होने वाली रैली के लिए डिप्टी कमिश्नर के पास सोमवार को आवेदन दाखिल कर दिया था। भाजपा नेताओं को मौंड मंडी के दाना मंडी में रैली करने की मंजूरी भी मिल गई है। स्मृति ईरानी की रैली के लिए भी भाजपा नेताओं ने आवेदन कर रखा है। दूसरे चरण के चुनाव के बाद अब मैनपुरी के सियासी संग्राम में दिग्गज नेताओं की एंट्री हो गई है। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा से इसकी शुरुआत की है। मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मैनपुरी में जनसभा को जो है संबोधित करेंगे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बरनाहल और किशनी क्षेत्र में जनसभाएं संबोधित करेंगे। सोमवार को भाजपा के स्टार प्रचारक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किशनी विधानसभा क्षेत्र के पतारा में जनसभा को संबोधित किया था। मंगलवार को यानी कि आज गृह मंत्री अमित शाह मैनपुरी आ रहे हैं और सुबह 11 बजे क्रिश्चियन मैदान में जनसभा को वो संबोधित कर रहे हैं। दिन भर उनके आगमन को लेकर तैयारियां जो है वो कल चलती रही हैं। पार्टी पदाधिकारी जहां तैयारियों में जुटे रहे तो वहीं पुलिस प्रशासन सुरक्षा के इंतजामों में लगा रहा। मंगलवार को ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी आ रहे हैं। भाजपा के मीडिया प्रभारी सौरभ दुबे ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री करहल विधानसभा क्षेत्र के नवाटेड़ा में दोपहर 3 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद किशनी में जनसभा करेंगे। उन्होंने बताया कि तीसरे चरण का प्रचार थमने से पहले मुख्यमंत्री योगी दोबारा मैनपुरी आ सकते हैं। हालांकि इस संबंध में अभी कोई भी कार्यक्रम जो है वो अभी तक जारी नहीं हुआ है। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा भी मंगलवार यानी कि आज मैनपुरी में आ रहे हैं। वह शहर के बीएन गार्डन में जो है सुबह 11 बजे मैनपुरी सदर सीट से बसपा प्रत्याशी गौरव नंद के समर्थन में जनसभा करेंगे। एक साथ कई वीवीआईपी के जिले में आने से प्रशासन के लिए बड़ी परेशानी भी बढ़ गई है। बहुचर्चित चारा घोटाला में झारखंड के डोरांडा कोषागार में 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी पर आज फैसला आने वाला है और सीबीआई कोर्ट को इस मामले में राजद सुप्रीमो लालू यादव और अन्य 99 आरोपियों के खिलाफ आज अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। अदालत के सामने पेश होने के लिए लालू रविवार को ही पटना से रांची के लिए रवाना हो गए थे। रांची पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर लालू का जो है भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि लालू प्रसाद को अब तक करोड़ों रुपए के चारा घोटाले से जुड़े 5 में से 4 मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है। चारा घोटाले के 4 मामलों में देवगढ़, चाईबासा, रांची के डोरांडा कोषागार और दुमका मामले में लालू प्रसाद को जमानत दे दी गई थी। डोरांडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में कोर्ट में लालू सहित 99 आरोपियों के कोर्ट में जो है उपस्थित रहने के लिए कहा गया था, लेकिन लालू इसी मामले में जमानत पर अभी बाहर हैं। इस घोटाले में कई चौंकाने वाले मामले भी हैं, वो अब तक सामने आ चुके हैं, जिसमें पशुओं को फर्जी रूप से स्कूटर और मोटरसाइकिल पर ढोने की बात जो है वो शामिल है। मामला 1990 से 92 के बीच का है। अफसरों और नेताओं ने फर्जीवाड़ा की कहानी ही लिख दी। फर्जीवाड़ा कर बताया गया कि 460 को हरियाणा और दिल्ली से स्कूटर और मोटरसाइकिल पर रांची तक ढोया गया। यानी घोटाले में जिस गाड़ी नंबर को विभाग ने पशु लाने के लिए दर्शाया था वो मोटरसाइकिल और स्कूटर के नंबर निकले हैं। सीबीआई ने जांच में पाया है कि कई टन पशु चारा, मिली मकई और बादाम के लिए ढोने के लिए जो है स्कूटर, मोटरसाइकिल और मोपेड का नंबर दिया गया था। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर।
कोरोना की तीसरी लहर की रफ्तार भारत में अब थमती जा रही है। आज लगातार तीसरे दिन कोरोना के नए मामले 50,000 से भी कम दर्ज किए गए। प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में गन्ना उत्पादक 9 जिलों की 55 सीटों पर सोमवार को 64.42% मतदान हुआ। पंजाब विधानसभा चुनाव में पहली बार 73 सीटों पर चुनाव लड़ रही भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय नेताओं की रैलियों का आयोजन कर बठिंडा के मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रही है। दूसरे चरण के चुनाव के बाद अब मैनपुरी के सियासी संग्राम में दिग्गज नेताओं की एंट्री हो गई है। बहुचर्चित चारा घोटाला में झारखंड के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी पर आज फैसला आ सकता है। हथेली पे रख ले है नहीं नवेली, तू लाखों संभाले चला चल चला चल, तू मीठे पलों को बांटे चला चल, उम्र को तू पल पल भुलाता चला चल। ये बातें नहीं है सपने किसी के, तू नाजों से पाले चला चल चला चल। सफर है जो लंबा, होठों पे अपने एक नगमा सजाए चला चल चला चल। Force Traveler, celebrate every journey. ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। कोर्बेवैक्स टीके की पहली खेप आज मिल जाएगी। इसके साथ ही अब 12 से 18 साल के बच्चों के लिए नया टीका मिल जाएगा। अभी 15 से 18 साल तक के बच्चों को कोवैक्सीन की खुराक दी जा रही है। बायोलॉजिकल ई द्वारा 12 से 18 साल तक के बच्चों के लिए विकसित इस कोरोना वैक्सीन की 30 करोड़ खुराक सरकार खरीद रही है। इसकी खरीद का ऑर्डर अगस्त 2021 में दिया गया था। बायोलॉजिकल ई कंपनी अपने टीके कोर्बेवैक्स की 25 करोड़ खुराक का उत्पादन कर चुकी है। वह कुछ सप्ताहों में बचे डोज भी तैयार कर लेगी। हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई को इन टीकों की खरीद के लिए सरकार ने पिछले साल 1500 करोड़ का अग्रिम भुगतान किया था। एक दिन पहले ही भारतीय दवा नियंत्रक ने 12 से 18 साल तक के बच्चों के लिए कोर्बेवैक्स टीके के आपात इस्तेमाल की इजाजत दी है। उम्मीद है कि DGCI और इसे अंतिम मंजूरी भी जल्द दे देगा। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को बताया है कि कोर्बेवैक्स का मूल्य संभवतः 145 रुपए जो है इसका मूल्य होगा और इसमें कर भी शामिल नहीं है। पिछले साल दिसंबर में DGCI ने वयस्कों के लिए कोर्बेवैक्स के सीमित आपात इस्तेमाल की इजाजत दी थी, लेकिन इस टीके को अभी मौजूदा टीकाकरण अभियान में शामिल नहीं किया गया है। टीके की खेप मिलने के बाद 12 से 18 साल तक के बच्चों को यह वैक्सीन लगाने का फैसला कर सकती है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के एक समूह ने सोमवार को धनबाद शहर में एक पार्टी कार्यालय का ताला कथित रूप से तोड़ दिया है और जिसे 2011 में उच्च न्यायालय के आदेश पर सील कर दिया गया था। पुलिस ने यह जानकारी दी है। यह घटना तब हुई जब धनबाद जिले के पार्टी प्रभारी और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता एक आधिकारिक बैठक करने के लिए सर्किट हाउस पहुंच गए। पुलिस ने कहा है कि कांग्रेस के कुछ नेता कार्यकर्ताओं के साथ लूबी सर्कुलर रोड स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे और सील तोड़कर इमारत में प्रवेश किया। घटना के बारे में पूछे जाने पर गुप्ता ने कहा कि पार्टी अदालत के आदेशों का बहुत सम्मान करती है। मैं आदेश को सील करने को पढ़ने के बाद ही उचित टिप्पणी करूंगा। उन्होंने यह भी कहा है कि लोगों की भावना और कानून दोनों का समान रूप से सम्मान किया जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस के धनबाद जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि उन्हें घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जिला बोर्ड के अध्यक्ष रॉबिन गोराई ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। जिला बोर्ड के साथ विवाद के बाद उच्च न्यायालय के आदेश पर अप्रैल 2011 में पार्टी कार्यालय को सील कर दिया गया था। पता चला है कि जमीन जिला बोर्ड की है और पार्टी ने इसे 30 साल के लिए लीज पर लिया था, जो कई साल पहले खत्म हो गया था। इस संबंध में झारखंड उच्च न्यायालय में मामला चल रहा है। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने पिता किम जोंग इल की जयंती पर स्मारक और देश की सड़कों को सजाने के लिए मनपसंद फूल किम जोंग इल बेगोनिया खिलाने में नाकाम रहने पर कई मालियों को लेबर को कैंप भेज दिया। ये कैंप 24 घंटे काम कराने वाले कैद खाने होते हैं।
पूर्व तानाशाह जोंग इल के नाम पर फूल का नाम किम जोंग या बेगोनिया रखा गया था और मालियों से 16 फरवरी को किम जोंग इल की जयंती से पहले इन फूलों को खिलाना था, लेकिन वे सफल नहीं हुए। उत्तरी रियानगांग प्रांत के समसू काउंटिंग में एक फार्म मैनेजर को पौधों की उपेक्षा पर 6 माह की जेल दी गई है। हान को सर्दी के महीनों में ग्रीन हाउस को पर्याप्त रूप से गर्म करने के लिए जलाऊ लकड़ी नहीं मिल पाई थी और इस वजह से पौधे खराब हो गए। उसके साथ कई दूसरे मालियों को भी लेबर कैंप भेजा गया है। फॉर्म के एक अन्य माली 40 वर्षीय चोई को भी लेबर कैंप में 3 महीने रहने की सजा सुनाई गई है। आरोप है कि उसने ग्रीन हाउस बॉयलरों का तापमान ठीक से सेट नहीं किया था। आपको बता दें कि किम जोंग इन की जयंती पर उत्तर कोरिया की सबसे महत्वपूर्ण छुट्टियों में से एक है। इस मौके पर होने वाली छोटी से छोटी भूल के लिए भी तानाशाह किम जोंग उन कठोर सजा सुनाता है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और तीसरी लहर के बीच नाक से ली जाने वाली नेजल वैक्सीन का फाइनल यानी कि तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हो गया है। कंपनी ने दूसरे चरण के ट्रायल शुरू किए हैं और इसके लिए सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कसौली ने बैच पास कर संबंधित कंपनियों को भेज दिए हैं। नेजल वैक्सीन का कई कंपनियां जो है क्लिनिकल ट्रायल कर रही हैं और इन कंपनियों को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की ओर से क्लिनिकल ट्रायल करने की मंजूरी भी दी गई है। ये कंपनियां आंतरिक परीक्षण पूरा करने के बाद DCGI को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। CDL के उप सहाकार निदेशक सुनील शाहू का कहना है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर संस्थान में तेजी से कार्य किया जा रहा है। विभिन्न कंपनियां नेजल वैक्सीन का उत्पादन कर रही हैं। बीते दिनों भी नेजल वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल बैच पास कर कंपनियों को भेजे गए थे। उल्लेखनीय है कि नेजल वैक्सीन का इंजेक्शन के बजाय नाक से इसको दिया जाएगा। इससे अंदरूनी हिस्सों में रोग प्रतिरोधक जो है वो क्षमता बढ़ेगी। इससे ज्यादा कारगर इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि कोरोना समेत हवा में फैलने वाली अधिकांश बीमारियों के संक्रमण का रूट जो है प्रमुख रूप से नाक ही होती है। भारत में कोरोना वैक्सीन का उत्पादन कर रही कंपनियों को ट्रायल के बाद DCGI से मंजूरी मिलती है। भारत में उत्पादन से लेकर आयात और निर्यात होने वाली वैक्सीन को CDL से जांच के बाद ही हरी झंडी मिलती है और इसके बाद कंपनियां बाजार में वैक्सीन उतारती हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव के मौजूदा माहौल के बीच डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के जेल से रिहा होने के बाद चुनावी जोड़ घटना में लगे सभी दलों और नेताओं की नजरें जो हैं वो डेरा प्रमुख राम रहीम के ऐलान पर टिकी हैं। बीते हर चुनाव में डेरा मुखी का ऐलान जीत हार के खेल में बड़ा बदलाव लाता है। डेरा सच्चा सौदा इस बार 18 फरवरी को शाम को पंजाब में ऐलान कर सकता है कि इस बार डेरा प्रेमी किस राजनीतिक दल का समर्थन करें। इस बार यह ऐलान सार्वजनिक तौर पर न होकर केवल डेरा प्रेमियों तक संदेश के रूप में पहुंचेगा। उल्लेखनीय है कि 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में डेरा सच्चा सौदा ने सियासत भाजपा गठबंधन का समर्थन किया था, जिसके चलते तेजी से आगे बढ़ती आम आदमी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा था। डेरा अनुयायियों के अनुसार डेरे का जो है सियासी विंग 18 फरवरी शाम को डेरा प्रमुख के फैसले को डेरा प्रेमियों तक पहुंचा सकता है। उल्लेखनीय है कि 18 फरवरी की शाम को ही पंजाब में चुनाव प्रचार थम जाएगा। 20 फरवरी को मतदान होगा। डेरे की तरफ से फिलहाल पंजाब में सभी जिलों में कमेटियां गठन की जाएंगी जो सर्वे करके अपनी रिपोर्ट जो है वो सियासी विंग को सौंपेंगी। इसके अलावा विंग ने मीडिया की खबरों के आधार पर भी एक रिपोर्ट तैयार करनी शुरू कर दी है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। कोरोना की तीसरी लहर की रफ्तार भारत में अब थमती जा रही है। आज लगातार तीसरे दिन कोरोना के नए मामले 50,000 से भी कम दर्ज किए गए। प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में गन्ना उत्पादक 9 जिलों की 55 सीटों पर सोमवार को 64.42% मतदान हुआ। पंजाब विधानसभा चुनाव में पहली बार 73 सीटों पर चुनाव लड़ रही भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय नेताओं की रैलियों का आयोजन कर बठिंडा के मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रही है। दूसरे चरण के चुनाव के बाद अब मैनपुरी के सियासी संग्राम में दिग्गज नेताओं की एंट्री हो गई है। बहुचर्चित चारा घोटाला में झारखंड के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी पर आज फैसला आ सकता है। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज,
कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात? सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर क्षेत्रीय लोगों को साधने में जुट गई हैं, लेकिन भाजपा के खिलाफ तैयार होने वाले इस मोर्चे में कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं है। बनर्जी ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस पार्टी के किसी क्षेत्रीय दल से सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं है, इसलिए कांग्रेस अपने रास्ते जाए, हम अपने रास्ते जाएंगे। लेकिन दिलचस्प यह है कि कांग्रेस तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन में शामिल है। ममता ने रविवार को ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से फोन पर बात भी की थी और इसके बाद जल्द ही विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने के लिए कहा गया था। वहीं राव ने कहा है कि वह तृणमूल सुप्रीमो जल्द ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात करेंगी। बंगाल में निकाय चुनाव में 4 सीटों पर जीत का परचम लहराने के बाद तृणमूल प्रमुख ने कहा है कि हम एक साथ मिलकर देश के संघीय ढांचे को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्षेत्रीय दलों में सहमति बनानी होगी। आसनसोल, विधाननगर, सिलीगुड़ी और चंद्रनगर में नतीजों की अंतिम घोषणा बाकी है। बीते दिनों शिवसेना और एनसीपी ने ममता की क्षेत्रीय दलों की अगुवाई करने की मुहिम को झटका दिया था। दोनों दलों ने कहा था कि कांग्रेस के बिना भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता की बात बेमानी है और हालांकि अब संघीय ढांचा बचाने की नई मुहिम में ममता को तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन का साथ मिला है। इनमें स्टालिन की पार्टी यूपीए की सहयोगी है और इनमें राव को महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, स्टालिन को आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी को साधने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मतदान संपन्न होते ही भाजपाइयों में रार शुरू हो गई है, लेकिन यह रार प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों तक को कटघरे में खड़ा कर रही है। लक्सर विधायक संजय गुप्ता सोमवार की शाम को मतदान संपन्न होने के तुरंत बाद प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ चौंकाने वाली उन्होंने गंभीर टिप्पणी की है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर उन्हें चुनाव में हराने के लिए साजिश रचने का आरोप लगाया है। इस बाबत संजय गुप्ता का एक वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। उधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि उन्हें इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। विधायक संजय गुप्ता की ओर से दिए गए बयान की वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा में बवाल मच गया है और इस वीडियो में संजय गुप्ता कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने नामित सभासदों के जरिए उन्हें चुनाव में हराने का काम किया है। यहां तक कि विधायक संजय गुप्ता ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को गद्दार बताते हुए उन्हें पार्टी से बाहर निकाले जाने तक की मांग कर डाली है। गौरतलब है कि लक्सर से बसपा के टिकट पर पूर्व विधायक मोहम्मद शहजाद चुनाव लड़ रहे हैं और आपको बता दें कि पूर्व विधायक मोहम्मद शहजाद और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के बीच दोस्ताना संबंध कई अरसे से उजागर है। ऐसे माना जा रहा है कि विधायक संजय गुप्ता ने प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शहजाद के बीच दोस्ताना होने के चलते भी यह गंभीर आरोप लगाया है। अब देखना यह है कि इस बयान के जारी होने के बाद पार्टी हाईकमान इसे किस रूप में लेता है। कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद पर टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता जमीर अहमद ने आखिरकार माफी मांग ली है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि किसी का अनादर करना या चोट पहुंचाने का उद्देश्य उनका नहीं था। दरअसल जमीर अहमद ने महिलाओं के प्रति होने वाले दुष्कर्म मामलों की तुलना पर्दे से की थी। उनके बयान के बाद बवाल मच गया था। जमीर अहमद ने ट्वीट कर कहा था कि देश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अत्याचार और दुष्कर्म के मामलों को देखकर मैं अत्यंत चिंतित हूं। हम बुर्का या हिजाब के माध्यम से ऐसी घटनाओं को रोक सकते हैं। मेरा उद्देश्य है कि किसी को चोट पहुंचाना या उसका अनादर करना नहीं था। मुझे खेद है कि इससे किसी को कोई चोट पहुंची है। उन्होंने आगे कहा कि मेरा मानना है कि हमारे पूर्वजों ने महिलाओं की रक्षा के लिए बुर्का हिजाब को अनिवार्य किया था। मेरा बयान इसी विश्वास पर जो था वो आधारित था। हिजाब विवाद पर कर्नाटक के कांग्रेस नेता जमीर अहमद ने विवादित बयान दिया था। उन्होंने रविवार को कहा था कि इस्लाम में हिजाब का मतलब है पर्दा और महिलाएं जब हिजाब नहीं पहनती तो उनके साथ दुष्कर्म हो सकता है। उन्होंने कहा कि जब लड़कियां बड़ी होती हैं तो उन्हें हिजाब से अपनी सुंदरता को ढकना चाहिए। हिजाब पहनना जरूरी नहीं है, मगर ये सालों से चलन में है। वे केरल के राज्यपाल आसिफ मोहम्मद खान के उस बयान पर अपनी टिप्पणी कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि कुरान में कहीं भी हिजाब प्रथा का जिक्र तक नहीं है। जमीर अहमद ने कहा था कि हिजाब का मतलब गौसा पर्दा होता है। लड़कियों और औरतों को हिजाब में रखा जाता है ताकि उनकी जो है खूबसूरती वो ना दिख पाए। महिलाओं और लड़कियों की सुंदरता को छिपाने के लिए उन्हें हिजाब में रखा जाता है। हरियाणा में अब मुख्यमंत्री समेत केंद्र या फिर अन्य राज्यों से आने वाले वीवीआईपी व्यक्ति जिलों में विशेष रूप से प्रशिक्षित पुलिस जवानों के सुरक्षा घेरों में रहेंगे। इसके लिए सीआईडी विभाग की ओर से हर जिले में सीआईए
के जवानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश के आधे से अधिक जिलों के जवान ये कोर्स कर चुके हैं और शेष के लिए जारी हो रहा है। और पहले से CDID के जवानों को भी इसके लिए कोर्स कराया गया था। CIA के कर्मचारियों को पंचकुला स्थित कमांडो ट्रेनिंग सेंटर में 4 दिन तक विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है और हर जिले से 30 से 40 जवानों को इसके लिए चुना गया है। CPT के नाम से जवानों में आपसी तालमेल और टीम भावना रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जब भी संबंधित जिले में किसी VVIP का कार्यक्रम होता है तो ये जवान ही व्यक्ति विशेष की सुरक्षा में घेरा बनाएंगे और 4 दिन के इस कोर्स में जवानों को VVIP के सुरक्षा घेरा बनाने और इसके लिए किसी आम जन को परेशानी ना होना इनके प्रशिक्षण में शामिल किया गया है। भीड़ वाले इलाकों में किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए आधुनिक हथियार चलाने और अन्य जानकारी दी जा रही है। CID के ADGP आलोक मित्तल ने बताया कि हर जिले से जवानों को विशेष प्रशिक्षण जो है वो दिया जा रहा है। शराब बिक्री पर छूट की अनुमति तो है, लेकिन इस छूट की वजह से कानून व्यवस्था का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। कानून व्यवस्था व कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना भी शराब विक्रेताओं की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं होने की स्थिति में विक्रेताओं के लाइसेंस भी निरस्त किए जा सकते हैं। यह आदेश दिल्ली आबकारी विभाग ने शराब बिक्री पर छूट देने और दुकानों पर अत्यधिक भीड़ को ध्यान में रखते हुए जारी किया है। आबकारी विभाग ने कड़े लहजे में शराब विक्रेताओं को नोटिस जारी कर सतर्क भी किया है। आबकारी विभाग ने आदेश में कहा है कि L7Z लाइसेंस धारक ग्राहकों को भारतीय और विदेशी शराब के MRP पर छूट की पेशकश कर सकते हैं। यह निविदा के प्रावधान में शामिल है, लेकिन निविदा दस्तावेज यह भी है कि लाइसेंसधारी अपने विक्रेता के आसपास कानून और व्यवस्था के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा। यदि विक्रेता की वजह से पड़ोस में किसी तरह का कोई उपद्रव होता है तो सरकार को कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस विशेष विक्रेता का लाइसेंस जो है वो रद्द किया जा सकता है। लाइसेंस मानकों का पालन और उसके आसपास के क्षेत्र में कानून व्यवस्था का रखरखाव तय करना बेहद ही जरूरी है। वह भी उसके लाइसेंस के नवीनीकरण का पैरामीटर होगा। आबकारी विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 4 फरवरी के आदेश के तहत कुछ गतिविधियों को कोविड प्रोटोकॉल के साथ फिर से खोलने की अनुमति दी गई थी। कुछ ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें शराब बिक्री केंद्र के अंदर व बाहर भारी भीड़ देखी जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कोरोना की तीसरी लहर की रफ्तार भारत में अब थमती जा रही है। आज लगातार तीसरे दिन कोरोना के नए मामले 50,000 से भी कम दर्ज किए गए। प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में गन्ना उत्पादक 9 जिलों की 55 सीटों पर सोमवार को 64.42% मतदान हुआ। पंजाब विधानसभा चुनाव में पहली बार 73 सीटों पर चुनाव लड़ रही भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय नेताओं की रैलियों का आयोजन कर भटिंडा के मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रही है। दूसरे चरण के चुनाव के बाद अब मैनपुरी के सियासी संग्राम में दिग्गज नेताओं की एंट्री हो गई है। बहुचर्चित चारा घोटाला में झारखंड के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी पर आज फैसला आ सकता है।